हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग एलटी ग्रेड जीव विज्ञान को कवर करेंगे और ये देखेंगे कि सबसे पहले जीव विज्ञान का सिलेबस क्या है। तो हम पूरे सिलेबस को आज चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों ने ये चर्चा कर लिया होगा। और हम लोग आज एक शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले में आप देख पा रहे होंगे वर्गीकरण के सिद्धांत हैं। वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा, द्विपद नाम पद्धति। फ्रेंड्स लगभग इस पर हम 3 वीडियो लेकर के आएंगे और वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा और द्विपद नाम पद्धति, इनको हम हिंदी माध्यम में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ तैयारी बढ़िया है और कंटेंट हमारे अच्छे हैं तो जुड़िए हमसे और शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी क्या चीज़ें सिलेबस आप लोग देखते रहिएगा, लेकिन हम लोग आज इस पर वर्गीकरण के सिद्धांत, जाति और उपजाति की धारणा और द्विपद नाम पद्धति पर चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं पहले में कितना हो जाता है। चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? तो हमारी स्टार्टिंग होती है कहाँ से? वर्गीकी से। कहाँ से? वर्गीकी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि वर्गीकी को आप लोग जानते हैं क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकी को टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब अगर देखा जाए कि वर्गीकी क्या है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण करते हैं, क्या कहलाती है? वर्गीकरण। ठीक है, थोड़ा सा भी और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर में जो हमारी टेक्सोनॉमी है या वर्गीकी है क्या चीज़ और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी जो है ये कहाँ से आया है? तो ये टेक्सिस, जिसका मतलब है अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना, और नामस का मतलब होता है लॉ। एक नियम पूर्वक जिसको व्यवस्थित किया जाए उसका क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं या क्या वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। तो जो ये वर्गीकी है, तो वर्गीकी शब्द किसने दिया था? तो वर्गीकी शब्द किसने दिया था? AP डी और कंडोले। AP डी कंडोले ने वर्गीकी शब्द दिया था और इनकी एक पुस्तक है, इसकी कंडोले साहब की एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक है जिसका नाम क्या है? इनके पुस्तक का नाम है थ्योरीज एलिमेंटायर डी ले बोटनिक। ठीक है, अगर सिंपल में देखा जाए तो क्या कहते हैं इसको? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी ये किसकी पुस्तक है? AP डी कंडोले साहब की है। AP डी कंडोले साहब ने क्या किया है? उन्होंने वर्गीकी शब्द को दिया है। यहाँ तक हमें लगता है
ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि टेक्सोनॉमी में हम लोग अध्ययन क्या क्या चीज करेंगे। तो टेक्सोनॉमी में सबसे मेन बात है कि हम लोग अध्ययन करेंगे टेक्सोनॉमी में सबसे पहले क्या आएगा, पहचान। किसके पहचान की बात की जा रही है यहाँ पर, तो पहचान कोई भी जीव है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे पृथ्वी पर जैव विविधता पाई जाती है। 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं। तो क्या सबका अध्ययन कर पाना संभव है, कैसे हम सबका अध्ययन करें? नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जीवों को व्यवस्थित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उस हिसाब से अध्ययन करते हैं। अभी इन पर सब पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो वर्गीकी में सबसे पहले टेक्सोनॉमी में क्या होता है, पहचान, यानी क्या होता है, पहले से ज्ञात किसी जीव, पहले से ज्ञात किसी जीव से किसी जीव को पहचानना व वर्गीकरण करना। मतलब पहले से जो ज्ञात है जीव, उससे उसको मिलाना कि हाँ इसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और वर्गीकरण करना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पहचान के बाद क्या होता है, तो पहचान के बाद होता है नामकरण। पहचान के बाद क्या होता है, नामकरण होता है। और अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम देना। एक बात आप लोगों को हम पहले ही आश्वस्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूरा ये सेशन खत्म होने के बाद आप देखेंगे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। एक बार अगर आ गए हैं तो पूरे सेशन को ज्वाइन कीजिए और देखिए कि कितना मजा आता है और कितना बढ़िया आपको जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर देखा जाए तो क्या है, वर्गीकरण। वर्गीकरण ये क्या चीज है, किसी जीव को कुछ लक्षणों के आधार पर सुव्यवस्थित श्रेणी में रखना। सुव्यवस्थित श्रेणी में रखना। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा स्लो है तो स्पीड तेजी से लेकर के पढ़ लीजिए, आपको पता है कि स्पीड कहाँ से तेजी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने टेक्सोनॉमी में क्या क्या देखा, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। इसके बाद अब हम थोड़ा सा और चीज देखते हैं कि क्या चीज है और कैसे इनका ध्यान हम रखते हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए हमको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो क्या होता है, उस जीव के लक्षण को पहले देखना। तो इन सभी क्रियाओं इन सभी क्रियाओं के लिए जीवों के लक्षणों का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है और जीवों के वर्गीकरण हेतु जीवों के वर्णन हेतु लक्षणों के उपयोग को क्या कहते हैं, विशेषकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषकरण। विशेषकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कैरेक्टराइजेशन। CHARACTERIZATION।
कैरेक्टराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है इतना जानकारी आप लोग पा गए होंगे। हम थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्गीकी के प्रकार। क्या देखते हैं? वर्गीकी के प्रकार यानी टेक्सोनॉमी के प्रकार। तो टेक्सोनॉमी के प्रकार अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं प्रकार, टेक्सोनॉमी के प्रकार। अगर आप चाहेंगे तो ये नोट्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। प्रकार अगर हम देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोसा वर्गीकी और दूसरा होता है रसायन वर्गीकी। नंबर एक, कोसा कोसा वर्गीकी। कोसा वर्गीकी और दूसरा क्या है? रसायन वर्गीकी। रसायन वर्गीकी। ठीक है, कोसा वर्गीकी अगर हम लोग देखते हैं तो इसको साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जिसमें वर्गीकरण हेतु वर्गीकरण हेतु कोशिकीय लक्षणों का उपयोग कोशिकीय लक्षणों का उपयोग किया जाता है। अभी सब हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है, अब मुख्य लक्षण क्या है इसके? तो मुख्य लक्षण इसके अंतर्गत आते हैं गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या और क्या? गुणसूत्रों की संरचना। ठीक है, गुणसूत्रों की संरचना और क्या है? और है गुणसूत्रों का व्यवहार, यानी सभी कुछ गुणसूत्र पर ही आधारित है। गुणसूत्रों का व्यवहार। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो हम बात करते हैं रसायन वर्गीकी। रसायन वर्गीकी क्या है? तो इसके लिए वर्गीकरण के लिए क्या होता है? रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। वर्गीकरण हेतु रासायनिक पदार्थों का उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुख्य पदार्थ क्या है इसमें। मुख्य पदार्थ, तो मुख्य पदार्थ हैं अमीनो अम्ल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कोएंजाइम पॉलीसेकेराइड, यहाँ से लिखते रहे कोएंजाइम पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और क्या है? न्यूक्लिक अम्ल एल्काइड्स, न्यूक्लिक अम्ल एल्काइड्स और क्या है? फेनैलिक यौगिक स्टेरॉइड्स आदि। फेनैलिक यौगिक स्टेरॉइड्स आदि। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि वर्गीकी शब्द कहाँ से आया, किन्होंने दिया, उनकी पुस्तक का क्या नाम था और वर्गीकी के अंतर्गत आता है क्या है? पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, ये सभी क्या है? उसके प्रकार। हम लोगों ने इतने सब कुछ चर्चा कर लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। अब जो सबसे मेन चीज है उसको हम देखते हैं। एक मिनट, फैन बंद करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एक मिनट ऐसे बंद रहे।
स्टार्ट करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि सर वर्गीकी और वर्गीकरण में अंतर क्या है। आइए सबसे पहले उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि वर्गीकी और वर्गीकरण में अंतर। वर्गीकी और वर्गीकरण में अंतर। अब आप लोग अगर देखते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं तो वर्गीकी में आप देखेंगे वर्गीकी में आपने देखा यह एक विस्तृत समूह है जिसमें क्या होता है कि किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन यानी क्या, पहचान। उसके बाद क्या है, नामनक्लेचर। नामनक्लेचर मतलब नामकरण। उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब अगर आप देख पा रहे होंगे तो वर्गीकी को इंग्लिश में क्या कहते थे, वर्गीकी को कहते थे टेक्सोनॉमी। ठीक। और वर्गीकरण को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। शायद आपके दिमाग में अब थोड़ा थोड़ा आने लगा होगा कि सर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण जो है वो तो वर्गीकी के ही अंतर्गत आता है। बाबू अभी आगे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ेंगे, आपका वर्गीकी भी किसी न किसी के अंतर्गत आएगा, है। तो साथ बने रहें और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण अगर देखा जाए तो क्या है वर्गीकरण, केवल समानताओं, केवल समानताओं व भिन्नताओं के आधार पर, भिन्नताओं के आधार पर जीवों का समूह बनाना। मुझे लग रहा है कि आप लोग, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हमारे साथ जो हमारे मित्र जुड़े हैं वो एक क्या है, अध्यापक हैं और अध्यापक बनने की कोशिश में भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, और अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो हमको अभी तुरंत कमेंट में बताएं कि नहीं सर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ठीक है, जियो का समूह बनाना है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो आप बताएं कि मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा। और अगर नोट्स वोट्स चाहिएगा तो जो ये चीज़ आपके सामने लिख रहे हैं मैं ये ऐसा चाहिए भेज दूँगा। ठीक है, चलिए आप लोग लेकिन कमेंट करते रहिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में बाबू हम वर्गीकी करते क्या है, क्या जरूरत था वर्गीकी का। आज हम लीनियस साहब के पीछे पड़े हैं, इनके पीछे पड़े, उनके पीछे पड़े, आखिर में वर्गीकी की जरूरत क्या थी, क्या जरूरत था वर्गीकी का। तो आइए देखते हैं वर्गीकी का महत्व। वर्गीकी का महत्व, वर्गीकी का महत्व देखते हैं। तो सबसे मेन जो महत्व है इसका, महत्व यह है कि पहचान, इसका जीवों का पहचान, नामकरण, ठीक है, और उसके बाद वर्गीकरण, और क्या, जैव विविधता का अध्ययन। जैव विविधता का अध्ययन मतलब जैव, पूरे पृथ्वी पर कितने प्रकार जीवों की जातियां पाई जाती हैं, जैव विविधता का अध्ययन। और क्या, और विकासवादी संबंध समझना। सर क्या चीज़ है विकासवादी संबंध, जैसे मेंढक आया तो इसके पूर्वज कौन रहे होंगे, क्या रेप्टिलिया से आया, कहाँ से आया, ठीक है, एक दूसरे की कड़ी को समझना, अध्ययन, विकासवादी संबंध समझना। अब दूसरा चीज और देखा जाए तो हम लोग जो अभी अभी चर्चा किए थे
पृथ्वी पर मौजूद लगभग, ये जैव विविधता में भी हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियां हैं। मिलियन प्रजातियां हैं, ठीक है। और जो कि केवल और केवल टेक्सोनॉमी से ही व्यवस्थित की जा सकती है। टेक्सोनॉमी से व्यवस्थित की जा सकती है, व्यवस्थित होती है, ठीक है। कितनी जातियां या कैसे पता लगा? टेक्सोनॉमी से ही तो पता लगा, ठीक है, व्यवस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और टेक्सोनॉमी हमको क्या बताती है। तो टेक्सोनॉमी यह बताती है कि कौन सा जीव किससे अधिक संबंधित है। कौन सा जीव, कौन सा जीव किससे अधिक संबंधित है। टेक्सोनॉमी बताती है, टेक्सोनॉमी बताती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो ये हम जानते हैं कि फाइलोजेनी का अध्ययन इससे संभव है। ये इससे हमने पता लगा है। फाइलोजेनी मतलब वंश विकास की, किसके पूर्वज कौन थे, कहाँ से क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं इससे फाइलोजेनी वंश विकास, वंश विकास का अध्ययन अध्ययन संभव हुआ, ठीक है, संभव। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जो हम लोग बात किए थे किसके बारे में, बात किए थे सिस्टमेटिक्स के बारे में। आ गए सिस्टमेटिक्स साहब, आइए अध्ययन करते हैं सिस्टमेटिक्स। क्या है सिस्टमेटिक्स? एस वाई एस टी ई एम ए टी आई सी एस, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या चीज़ है सिस्टमेटिक्स भाई? तो सिस्टमेटिक्स पहले देखते हैं कहाँ से इसका वर्जिन है। वर्जिन है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से आया है। क्या होता है? सिस्टमा, लैटिन भाषा शब्द है सिस्टमा, सिस्टमा, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टम मतलब जीवों की नियमित व्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शब्द किसने दिया? तो सिस्टमा शब्द जो है किसने दिया? तो सिस्टमा शब्द लीनियस ने दिया। यह शब्द लीनियस साहब का बहुत बड़ा हाथ है भैया। यह शब्द लीनियस, लीनियस ने दिया, ठीक है। और उन्होंने अपना पुस्तक एक लिखा है जिसका नाम क्या रखा है? सिस्टमा नेचर रखा। आइए उसको भी देखते हैं। लीनियस ने अपनी अपनी पुस्तक का नाम सिस्टमा नेचर रखा, सिस्टमा नेचर रखा। ये अक्सर पूछा जाता है कि सिस्टमा नेचर किसकी लिखी पुस्तक है। तो मैं आधा शार्ट आधा कट आधा स्मॉल लिखा हूँ। नेचर, सिस्टमा नेचर रखा, स्पेलिंग मिस्टेक, नेचर रखा, ठीक है। सिस्टमा नेचर किसकी लिखी हुई किताब है? सिस्टमा नेचर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाए सिस्टमा नेचर किसकी लिखी पुस्तक है, तो ये है लीनियस साहब की। सिस्टमेटिक्स नाम किसने दिया? तो सिस्टमेटिक्स नाम लीनियस महोदय ने दिया और ये लैटिन भाषा का है जिसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिस्टमेटिक्स के कार्य क्या हैं। सिस्टमेटिक्स के कार्य, सिस्टमेटिक्स
मैट्रिक्स के कार्य, क्या कार्य है सिस्टमेटिक्स के? तो उद्विकासीय जो है संबंध को समझना कि कैसे किसका विकास हुआ। दूसरा क्या, जीव को पहचानना, वर्गीकरण, नामकरण, चीज वही है। इसमें जानते हैं क्या चीज बढ़ गया है? इसमें बढ़ गया है कि किसी भी जीव का उद्विकासीय संबंध समझना, फिर प्रकृति से उसका क्या संबंध है इसको समझना। आगे भी हम लोग देखते हैं, तो इसके कार्य लिख लेते हैं। उद्विकासीय उद्विकासीय संबंध संबंध और क्या है, जीवों के पहचान, जीवों के पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, नामकरण और वर्गीकरण, इतने सब काम इसके हैं। किसके हैं? सिस्टमेटिक्स के। ठीक, अब अगर देखते हैं तो आइए हम लोग जानते हैं कि सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी में क्या अंतर है। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में अंतर। अब हम लोग देखते हैं कि सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी, यानी सिस्टमेटिक्स और किसके, वर्गीकी के बीच में अंतर। सिस्टमेटिक्स सिस्टमेटिक्स व टेक्सोनॉमी में अंतर। टेक्सोनॉमी में अंतर, मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर ना समझ पा रहे हैं तो बताएं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तो टेक्सोनॉमी में क्या आता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे टेक्सोनॉमी, एक तरफ टेक्सोनॉमी लिखते हैं, टेक्सोनॉमी, और एक तरफ क्या लिखते हैं, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स और बीच में लाइन। अब क्या देखते हैं, तो पहचान, नामकरण और वर्गीकरण की विधि क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी कहलाती है। पहचान, नामकरण और वर्गीकरण की विधि, और वर्गीकरण की विधि क्या कहलाती है? टेक्सोनॉमी। सिस्टमेटिक्स क्या है? जीवों का और भी ज्यादा अध्ययन करना, यानी व्यापक रूप से जीवों का व्यापक अध्ययन, जिसमें टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शामिल हो। ठीक है, जीवों का व्यापक अध्ययन जिसमें टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शामिल होते हैं। सर नहीं समझ पाए, हम भी जानते हैं, आइए समझते हैं कैसे शामिल होते हैं। आइए समझते हैं मैं कि बात क्या कह रहे हैं। हम बात ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मेंढक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई मेंढक है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम फ्रॉग, मेंढक का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना निर्धारित करना, राना टिग्रीना निर्धारित करना। ये किससे होता है? टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज है कि मेढक का वर्गीकरण वर्गीकरण करने के साथ साथ, करने के साथ साथ उसका अन्य उभयचरों, उसका अन्य उभयचरों
और कशेरुकियों से कैसे विकास हुआ है, क्या संबंध है, ये बता रहे हैं तो सिस्टमेटिक्स है। शायद समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मेंढक का वर्गीकरण करने के साथ साथ उसका अन्य उभयचरों अन्य उभयचरों और कशेरुकियों के साथ विकासवादी संबंध बताना। वादी संबंध बताना। ठीक है, यहां तक हमें लगता है कि हम लोगों ने ठीक ठाक अध्ययन कर दिया। अब देखते हैं हम लोग क्या किया है। सबसे पहले वर्गीकी और वर्गीकरण में अंतर हम लोग देखें कि है क्या चीज वर्गीकी, क्या है वर्गीकरण। तो वर्गीकी में पहचान, नामकरण, वर्गीकरण ये सब आ जाता है। वर्गीकरण में समानता और भिन्नताओं के आधार पर समूह बनाना। वर्गीकी का महत्व क्या है, सिस्टमेटिक्स क्या है, किसने नाम दिया, कहाँ से आया, सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी में अंतर क्या है, हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी इन सब की क्या उपयोगिता है। तो इन सबको हम लोग थोड़ा सा और ध्यान देते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी का व्यवहारिक महत्व। टेक्सो टेक्सोनॉमी का व्यवहारिक महत्व है। क्या महत्व है, तो सबसे मेन बात, अज्ञात सजीवों अज्ञात सजीवों की पहचान। नंबर एक बात, जिनको हम नहीं जानते हैं उन सभी सजीवों को इससे पहचान सकेंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि जैविक विविधता के बारे में जानकारी। जैविक विविधता पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार। पृथ्वी पर जीवों की संख्या व प्रकार। उसके बाद क्या है कि जैव विविधता अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर अब तक ज्ञात तथा वर्णित जातियों की संख्या लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक है। हम लोग आगे चर्चा कर चुके हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करते हैं हम लोग कि नामकरण, टेक्सोनॉमी से हम लोग क्या जान पाते हैं, नामकरण जान पाते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग नामकरण को और विस्तार से पढ़ते हैं। हम लोग जितना चीज़ पीछे पढ़े हैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में पढ़े हैं, उनको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ते हैं और नामकरण देखते हैं। नामकरण क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नामनक्लेचर बोलते हैं। आप लोग आगे देख चुके हैं, दिखने की जरूरत नहीं है। नामकरण क्या है, प्रत्येक जीवों को उनके स्थानीय नाम से। अब सब नामकरण क्या है, तो नामकरण देखा जाए तो वो चीज है कि हर एक जीव का कोई ना कोई नाम होता है और हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर उसको हम उस नाम से बुलाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस नाम से हम बुलाए वही नाम हो। ठीक है, जैसे कोई कौवा कहता है, कोई कक्का कहता है, कोई काक कहता, कोई कागड़ो कहता, कोई का कहता, मतलब जहाँ जैसा स्थान वहाँ वैसा नाम है, लेकिन इन सबको एक ही नाम दे देना, ये क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। आइए देखते हैं। प्रत्येक जीवों को प्रत्येक जीवों को उनके स्थानीय नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, जो कि विभिन्न स्थलों के अनुसार बदलते रहते हैं, जो कि विभिन्न स्थलों
के अनुसार बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है। अब कैसे, जैसे मैंने कौवा का एग्जाम्पल लिया था, देखते हैं कौवा। कौवा, अब अगर देखें एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कौवा का मैंने एग्जाम्पल लिया था, मलयालम में क्या कहेंगे? है कोई मलयालम? सर मलयालम का कहा देखेंगे, सही बात है भाई। मलयालम में क्या कहते हैं? कक्का, कक्का। वैसे आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो हमारा? थोड़ा कमेंट करेंगे, हम भी जाने कि कहाँ से देख रहे हैं भाई। कक्का। उसके बाद हिंदी में क्या कहते हैं? कौवा। ठीक है। और बंगला में कहेंगे काक। ठीक है सर। उसके बाद गुजराती में क्या कहेंगे? गुजराती में कांगड़ो। ठीक है। उसके बाद पंजाबी में क्या कहेंगे? पंजाबी में कां। और तेलुगु में काच। आप बताइए, जब अपने भारत में ही इतने ज्यादा नाम है एक सिर्फ और सिर्फ कौवा के, तो अब विदेशों और सबको मिला के कितने नाम होंगे? और तो और सुनिए, कौवा की भी कई जातियां हैं, और उनका एक नाम देना, जंगली कौवा का अलग, घरेलू कौवा का अलग, ये भी एक थोड़ा सा टिपिकल चीज है। आगे भी इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, जब जात उपजात पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। हाँ, नामकरण है क्या चीज, आइए उसको जान लेते हैं। तो प्रत्येक प्रत्येक जीव को प्रत्येक जीव को एक मानक, स्टैंडर्ड, मानक नाम देना, जो कि पूरे विश्व में ही नाम से जाना जाए, एक ही नाम से जाना जाए। जैसे, जैसे क्या? हाँ ठीक है, जैसे अभी हमने बात किया था ना, हाउस क्रो। हाउस क्रो वैज्ञानिक नाम क्या होगा? और उसी मानक नाम को ही वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा? वैज्ञानिक नाम होगा कार्बस। थोड़ा सा गलत लिखा, सी को कैपिटल रखेंगे, कार्बस। और माइक्रोराइकोस। ठीक है। आप जानते होंगे कौन बड़ा लिखा जाता है कैपिटल अक्षर में, कौन स्मॉल अक्षर में, कौन तिरछा लिखा जाता होगा? जानते हैं? आगे बढ़ते हैं, लोग बात करते हैं। अब जंगली कौवा का देख लेते हैं। जंगली कौवा वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कार्बस। कार्बस माइक्रो। यहाँ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ था। जंगली कौवा को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जंगली कौवा को बोलते हैं कार्बस, CRORYY या CHOS। ठीक है। ये जंगली कौवा को बोलते हैं माइक्रो रैंकस। ठीक है। अब हाउस क्रो को जो बोलते हैं वो भी है कार्बस। कार्बस। और क्या है? और है स्प्लेंडेंस। यस, एल, एन, यस। ठीक है।
ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब हम लोगों ने सही कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं द्विनाम पद्धति क्या है। द्विनाम पद्धति इसको पढ़ते हैं। तो द्विनाम पद्धति के संस्थापक कौन है? आगे लीनियस साहब। द्विनाम पद्धति के संस्थापक कौन है? तो ये है लीनियस महोदय, कैरोलस कैरोलस लीनियस। ठीक है, कौन है? कैरोलस लीनियस है। और इन्होंने ही सबसे पहले क्या काम किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है द्विनाम पद्धति, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो सिलेबस है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? द्विनाम पद्धति सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और कैरोलस लीनियस इसके संस्थापक हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले कौन? कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले क्या काम किया है? सबसे पहले सभी जंतुओं व पौधों को जंतुओं व पौधों को वैज्ञानिक नामकरण दिया है। देखिए, वैज्ञानिक ठीक है। अब अगर देखते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं हम लोग, कैसे जंतुओं के लिए और पौधों के लिए हम लोग बात करते हैं। आइए तो बात करते हैं। तो पौधों के वैज्ञानिक नामकरण जो है, पौधों के वैज्ञानिक नामकरण को लेकर के, पौधों के वैज्ञानिक नामकरण के लिए क्या काम किए? स्पीशीज प्लांटेरम एक पुस्तक है। क्या है? नामकरण, ऐसे लिखते रहे, नामकरण के लिए स्पीशीज प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम नाम का क्या एक पुस्तक लिखे, यानी स्पीशीज प्लांटेरम प्रस्तुत किए एक पुस्तक लिखे। और कब प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ 1 मई 1753 में। कब? 1 मई 1753 को। ठीक है, अब में प्रकाशित हुआ। ठीक है साहब, प्रकाशित हो गया, प्रकाशित हुआ। ठीक। अब लेकिन एक बात ये भी है कि 1 मई 1753 से पहले अगर किसी को जो है वैज्ञानिक नाम दिया गया है तो वो सही नहीं है, क्योंकि यही से वैज्ञानिक नामकरण का क्या हुआ? आरंभ हुआ किसी भी पौधे के लिए। तो हम क्या कैसे लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं कि यह तिथि पौधों के वैज्ञानिक नामकरण का आरंभ था। वैज्ञानिक नामकरण का आरंभ था। अतः इसके पहले अगर कोई नाम दे दिए हो तो वो मान्य नहीं है। तो अतः इसके पहले का कोई वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं है। पहले का कोई वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं है। ठीक है साहब, मान गए? चलो, नहीं मान्य है। आइए जंतुओं के लिए देखते हैं क्या चीज है। तो जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण कैसे हुआ? आइए पढ़ते हैं। जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण के लिए
इनके लिए भी पुस्तक प्रकाशित करवाया। कहा था पुस्तक का नाम? सिस्टमा नेचुरी, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी। और इसका 10वां संस्करण है, इसका 10वां संस्करण 1 अगस्त 1758 में प्रकाशित करवाया। सिस्टमा नेचुरी का 10वां संस्करण कब प्रकाशित करवाया? तो 1 अगस्त को ही करवाते थे भाई, सब कुछ इनके लिए बहुत शुभ माना जाता है। 1 अगस्त 1758 को प्रकाशित हुआ। ठीक है। अब इसका मतलब कि इसके पहले अगर कोई वैज्ञानिक नाम दिया गया तो बेकार है, कोई मतलब का चीज नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। अतः जंतुओं का वैज्ञानिक नामकरण उक्त तिथि से माना जाता है। ठीक है। अब यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया। क्या किया? टेक्सोनॉमी का व्यवहारिक महत्व क्या है, जैविक विविधता क्या है, नामकरण क्या है, क्यों जरूरत है, द्विनाम पद्धति क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आप लोग चाहें तो ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर चाहेंगे तो हम इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। अब जो पौधा है उसके नामकरण की जो एक संहिता है, नियमावली है, उसको क्या कहते हैं? जंतुओं के जो नियमावली है, संहिता, उसको क्या कहते हैं? और इसका नियम क्या है कि कैसे हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पादप वर्गीकरण या पादप का वैज्ञानिक नामकरण के लिए, पादप के वैज्ञानिक नामकरण के लिए हमें लगता है थोड़ा तेजी लाना पड़ेगा। नामकरण के लिए नियमों की संहिता वैसे आप लोग चाहें तो स्पीड तेज करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। संहिता ICBN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ICBN कहलाती है। ICBN कहलाती है। इसका वर्तमान स्वरूप कब से ये इंप्लीमेंट हुआ, कब से लागू हुआ? तो इसका वर्तमान स्वरूप 1961 1961 से शुरू हुआ, लागू हुआ। ठीक है, लागू हुआ। ठीक है, ठीक है सर। ICBN क्या है? तो ICBN क्या है? तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ क्या है? बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। आइए ऐसे देख लेते हैं ICJDN के लिए। ICJDN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब तो समझ गए होंगे कि बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए। आइए ICBN के मुख्य जो है नियम क्या होंगे, कैसे हम क्या करेंगे,
मतलब कैसे किसी को नाम देंगे, क्या करेंगे, ICBM के मुख्य नियम। ICBM के मुख्य नियम क्या है? नियम द्विनाम पद्धति के अनुसार हर वैज्ञानिक नाम के दो हिस्से होंगे। क्या होगा? द्विनाम पद्धति के अनुसार हर वैज्ञानिक नाम के, अभी अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। हर वैज्ञानिक नाम के दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। आप लोग चाहें तो हम लोग लाइव भी आ सकते हैं, होते हैं। नंबर एक क्या होगा? वंश नाम। नंबर दूसरा क्या होगा? जाति सूचक नाम। नंबर एक वंश नाम, तो क्या बोलेंगे? जी राशि। ठीक है। दूसरा जाति को प्रदर्शित करेगा, जाति सूचक, जैसे स्पेसिफिक। एपिथेट कैसे? देखिए ऐसे समझ लेते हैं। जैसे हमने कोई भी नाम दिया, क्या नाम दिया? आलू का नाम दिया। क्या नाम दिया? आलू। क्या लिखेंगे आलू को? सोलेनम टिब्रोसम। सोलेनम ट्यूबरसम। सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है। अब पहला जो ये है, ये क्या होगा? वंशीय नाम होगा, वंशीय नाम। दूसरा जो है ये क्या होगा? उसका जातीय नाम होगा। शायद मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। ठीक है। अब अगर ऐसे दूसरा हम लोग देखें, इसे देखते हैं क्या? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। आप लोग जानते हो कि मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है? और से कमेंट करें भाई जिनको पता है। तो क्या होगा इसका? वंशीय नाम। और इंडिका क्या होगा? जातीय नाम। ठीक है। यहां तक हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब आप वैसे देखिए कि द्विनाम पद्धति में क्या होगा? हर वैज्ञानिक नाम का जो है दो हिस्से होंगे, एक वंश होगा, एक जात होगा। देखें सोलेनम ट्यूबरसम वंश, जात। मंजीफेरा इंडिका वंश नाम। ठीक है। चलिए एक बात और है, और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और देखें। जो बॉटनी का है, यानी वनस्पति नाम है, वानस्पतिक नाम है, उसमें पुनर्नाम मान्य नहीं है, लेकिन ICJDN में मान्य है। मतलब इसमें पुनर्नाम मान्य नहीं है, इसमें पुनर्नाम मान्य है। कैसे? इस तरह से मान्य है, जैसे अभी आपने देखा होगा नाजा नाजा, रैट्स रैट्स, बट इसमें सोलेनम सोलेनम नहीं हो सकता है, ट्यूबरेसम ट्यूबरेसम नहीं हो सकता, मैंजीफेरा मैंजीफेरा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख दें कि ICBN में पुनर्नाम मान्य नहीं, ICJDN में मान्य है। ठीक है। अब अगर देखते हैं तो पुनर्नाम क्या है, हम लोग समझ चुके हैं। तो पुनर्नाम, पुनर्नाम क्या है? पुनर्नाम है जैसे जातीय और वंशीय, वंशीय दोनों नाम एक ही हो। जब जातीय, जातीय व वंशीय, वंशीय नाम दोनों एक ही हो, नाम दोनों एक ही हो, तो उनको क्या कहा जाएगा? पुनर्नाम कहा जाएगा। पुनर्नाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टार्टोनिम्स। TUTONYMS, टार्टोनिम्स। ठीक है।
जैसे आइए समझ लेते हैं क्या चीज़ है। जैसे माइंजीफेरा, माइंजीफेरा और फिर लिखिए माइंजीफेरा, माइंजीफेरा, तो ये मान्य नहीं है, मान्य नहीं। लेकिन वहीं अगर हम लिख रहे हैं नाजा नाजा, नाजा नाजा, तो ये क्या है, बढ़िया है, मान्य है। ठीक है। अगर हम लिखें रेड्स रेड्स, रेड्स रेड्स, ये मान्य है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, मान्य, मान्य है। ठीक है। तो इसका मतलब आईसीबीएम में मान्य नहीं होगा पूरा नाम और आईसीजेडएन में मान्य होगा। ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ें। चाहेंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप नोट्स के लिए नंबर प्रोवाइड कर देंगे, इस पर नंबर पर आप संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको नंबर जो है नोट्स मिल जाएगा। या मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, 96 48, मैं नंबर भूल रहा हूँ भाई, 96 48, नंबर नंबर ही भूल गया भाई, नंबर भूल गया। अच्छा ठीक है, नंबर आपको अभी अभी स्क्रीन पर लिखा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ का नंबर है वो मैं भूल रहा हूँ, अभी लिखा दूंगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें तो हम लोग वैज्ञानिक नाम जो है, नामकरण है, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो आइए आगे चर्चा करते हैं इस पर। ठीक है, तो जाइए। कैसे कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे, लिखने का जो तरीका होगा, पहले का लिखेंगे, पहले जीनस का नाम लिखेंगे और वो भी कैपिटल में लिखेंगे। जैसे भी आपने देखा यहाँ पर हमने क्या काम किया कि पहले जीनस का नाम लिखा, जीनस वंशीय नाम पहले लिखा, और उसके बाद उसके स्पीसीज का नाम यानी जातीय नाम लिखा। लेकिन इसमें देखें तो पहले क्या होगा, कैपिटल में लिखना होगा, फिर स्मॉल में लिखना होगा। आइए देखते हैं कैसे। चलिए, लिखने का तरीका जो होगा, लिखने का तरीका ये देखते हैं। तो जीनस का नाम, तो जीनस वंश का नाम कैपिटल लेटर से प्रारंभ, लेटर से प्रारंभ। ठीक है। उसके बाद स्पीसीज का नाम जो होगा, स्पीसीज जाति का नाम स्मॉल लेटर से होगा। ठीक है, स्मॉल लेटर से होगा। या और कुछ होगा, हाँ तो भी और बहुत कुछ होगा। कैसे, जैसे भी देख लें एक बार हम लोग। जैसे माइंजी फेरा इंडिका, ये में जी आई एफ ई आर, ये स्मॉल रहेगा, इंडिका ये स्मॉल में रहेगा, इंडिका। ठीक है। अब देखते हैं, जातीय नाम हाथ से अगर लिखा जा रहा है, जातीय नाम हाथ से अगर लिखा जा रहा है तो क्या होगा, उसको अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। जबकि अगर छापा जा रहा है तो थोड़ा सा तिरछा छापा जाएगा, जिससे क्या पता लगे कि ये इसका उद्भव क्या है, लैटिन शब्द से है। ठीक है। चलिए, जातीय नाम हाथ से लिखें तो, लिखें तो रेखांकित करें, क्या करें, रेखांकित करें
और छपाई के समय थोड़ा तिरछा लिखें। छपाई के समय थोड़ा तिरछा करें। फायदा क्या मिलेगा इससे? फायदा इससे है, इसका पता लगेगा कि इसका उद्भव क्या है, वो लैटिन भाषा से है। तिरछा लिखे, तिरछा करें। छपाई के समय थोड़ा तिरछा छपाई, तिरछा छपाई करें। ठीक है, ऑप्शन छपाई करें। फायदा, तो इसका फायदा ये है कि जिससे लैटिन भाषा से उद्भव का पता चलता है। उद्भव का पता चलता है, पता चलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं और कुछ, तो जो हमारा ये वैज्ञानिक भाषा है या नामकरण है, नामकरण क्या होता है, लैटिन भाषा से ही लिया जाता है। वैज्ञानिक नामकरण सामान्यतः लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न होते हैं। भाषा से व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। समस्या, आगे बढ़ते हैं। किसी खोजे गए जो है पौधे का अगर पता चलता है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम हर्बेरियम शीट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? हर्बेरियम शीट में रखेंगे। चलिए, किसी नए खोजे गए पादप का टाइप स्पेसिमेन क्या करेंगे? हर्बेरियम शीट में रखेंगे। हर्बेरियम शीट में रखेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। इससे लाभ क्या होगा? लाभ इससे यह होगा, देखिए लाभ लाभ क्या होगा? वैज्ञानिक नाम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम होगा। यह सब तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वैज्ञानिक नाम। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। केवल वैज्ञानिक नाम से वैज्ञानिक नाम सुनिश्चित करता है प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम होगा। कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम होगा। एक ही नाम होगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए और पूरे विश्व में एक ही नाम होगा, तो कहाँ? पूरे विश्व में। इसीलिए तो इंटरनेशनल बोला गया, पूरे विश्व में होगा। एक नाम एक जीव के लिए और किसी दूसरे जीव का नाम नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा आइए क्लासिफिकेशन का जो है हम लोग प्रकार देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम कंप्लीट कर दें। पूरे विश्व का, पूरे विश्व में होगा। और एक नाम एक जीव के लिए, एक जीव के लिए और किसी दूसरे अन्य जीव का नाम नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। ठीक है,
ठीक से आप समझ गए नहीं हो सकता है। अब आइए हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझते हैं। यहाँ तक भैया नामकरण हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आप, और नहीं तो नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नोट्स के लिए मैं नंबर ही भूल रहा हूँ कि क्या नंबर लिख दूँ, मैं भी ऊपर से लिखता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और देखते हैं इसके सबसे पहले प्रकार देख लेते हैं, फिर इसको एक करके चर्चा में हम लोग आते हैं। नंबर 1 व्यवहारिक, नंबर 2 कृत्रिम, नंबर 3 प्राकृतिक और नंबर 4 संख्यात्मक। चलिए, व्यवहारिक वर्गीकरण। व्यवहारिक वर्गीकरण और कृत्रिम वर्गीकरण। दूसरा क्या होगा? कृत्रिम, कृत्रिम वर्गीकरण। सर क्या है ये सब? सर अभी समझ रहे हैं हम लोग क्या है वर्गीकरण। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण। चौथा क्या है? संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण। आप लोग भी हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी चाहें तो हमारे साथ पढ़िए भी, नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। प्राकृतिक अजात वृत्ति, इसको बांटा गया है 2 भागों में। प्राकृतिक अजात वृत्तीय, अजात वृत्तीय, और दूसरा प्राकृतिक जात वृत्तीय। जात वृत्तीय, कोई हॉर्न बजा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। प्राकृतिक जात वृत्तीय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं जैविक वर्गीकरण के बारे में। चर्चा कर लेते हैं जैविक जैविक वर्गीकरण क्या है। मतलब क्या है कि जितने भी जीव हैं उनका अध्ययन कर पाना, मतलब जो जो कुछ हम लोग करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही तो है। तो क्या है कि इनका अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, इसलिए वर्गीकरण आवश्यक है। और जीवों को पहचान कर उनको विभेद कर किसी भी समूह में रख करके उनका क्या विशेष लक्षण तथा आपसी संबंधों को पता किया जा सके, इसी को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैविक वर्गीकरण क्या चीज है। जैविक वर्गीकरण विद्यार्थी समस्त जीवों का, समस्त जीवों का अध्ययन लगभग, अध्ययन लगभग असंभव है। तब क्या करते हैं? असंभव है तब। अतः वर्गीकरण क्या है? आवश्यक है। अतः वर्गीकरण आवश्यक है। ठीक है, अब वर्गीकरण क्या है? हर बार हम लोग पढ़ लिए हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं वर्गीकरण क्या है। अभी वन लाइनर क्वेश्चन भी लेके आते हैं, वन लाइनर एक एक जवाब लाते हैं। चलिए देखते हैं। जीवों को पहचान कर, जीवों को पहचान कर उनको विभेदित कर, मतलब उनको अलग कीजिए, पहले उनको विभेदित कर किसी समूह में रखना, जिससे वे मिल रहे हो किसी समूह में,
समूह में रखना जिससे उनका मेलजोल ज़्यादा हो, समूह में रखना जिससे उनके विशेष लक्षणों तथा आपसी संबंधों का पता किया जा सके, जिससे उनके आपसी संबंधों को पता किया जा सके। लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर, ठीक है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होगा, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य होगा इसका अत्यधिक संख्या में ज्ञात सजीवों को, अधिक संख्या में ज्ञात सजीवों को व्यवस्थित करना ताकि अध्ययन संभव हो सके। अधिक संख्या में ज्ञात सजीवों को व्यवस्थित करना ताकि अध्ययन संभव हो सके, संभव हो सके, संभव हो सके, ठीक है। अब अगर देखा जा रहा और आगे बढ़ते हैं कि व्यवहारिक वर्गीकरण जो हम लोग अभी तक प्रकार देखे थे, आइए अब जो प्रकार देखे थे ना बायोलॉजिकल वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, उनका प्रकार हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। प्रकार देखा जाए तो प्रकार में सबसे पहले क्या था आपका, व्यवहारिक वर्गीकरण था। पहले आप लोग समझ लेते हैं व्यवहारिक वर्गीकरण क्या है। मतलब यह है कि किसी भी पौधे को उसके सामान्य गुण के आधार पर क्या करें, वर्गीकृत कर दें, बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली ना हो, और उसके उपयोग के आधार पर उसको वर्गीकृत कर दें। कैसे, जैसे मान लो कौन पौधा तेल के उपयोग आता है, कौन पौधा दवाई बनता है, कौन पौधा मसाला, कौन पौधा अनाज, ऐसे वर्गीकृत कर देते हैं, तो क्या कहते हैं, व्यवहारिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे उपयोग के आधार पर वर्गीकरण करना, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, और यह वर्गीकरण की प्रारंभिक पद्धति है, सबसे पहले यही है, यह वर्गीकरण की प्रारंभिक पद्धति है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जैसे क्या है, जैसे है तेल, तेल प्रदान करने वाले पौधे, तेल प्रदान करने वाले पौधे, ठीक, रेशे प्रदान करने वाले पौधे, करने वाले पौधे, और औषधि प्रदान करने वाले पौधे। अगर आप लोग पेशेंस बनाए रखते हैं तो पूरी की पूरी तैयारी एकदम मुफ्त इसी पर करवा दी जाएगी, कहीं आपको कोई ऐसे बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई, नहीं अच्छा लग रहा है तो जाइए, कोई बात नहीं है। एक बार देखे हैं, दोबारा मत देखिएगा, क्योंकि समय कम है और आपके लिए तैयारी बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग जा रहा है तो बस यहीं टिक जाइए, हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि डेली एक एक वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, और समय के अंदर पूरा करवा देंगे भी इसी वजह से मैं इस पर लिख के पढ़ा रहा हूँ, ताकि हमारे पास इतने फैकल्टी अवेलेबल नहीं है कि आपको क्या किया जाए कि आप पीपीटी बना के और किसी और अन्य माध्यम से पढ़ाया जाए। तो नहीं भैया, डायरेक्ट मैं कंटेंट ला रहा हूँ, इसी पर मैं ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ, मेरे पास समय का अभाव है, और ऐसे ही हम लोग तैयारी कर ले रहे हैं, ठीक है, अध्ययन कर ले रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औषधि प्रदान करने वाले पौधे, मसाले प्रदान करने वाले पौधे, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके आधार पर इनको
वर्गीकृत कर दिया जाता है। चलिए, अब क्या है, तेल प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से हैं, जरा नाम बताइएगा। तो क्या होंगे, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली। उसके बाद क्या होंगे, अब उसके बाद और बहुत है, नारियल बहुत है, वो आप लोग जानो। फिर रेशे प्रदान करते हैं जूट, रुई। औषधि कौन प्रदान करते हैं, सिंकोना, लौंग, हल्दी, अदरक, सिंकोना, लौंग, हल्दी है, बहुत से हैं। मसाले तो हल्दी पहले हैं, मिर्चा, धनिया। अब मिर्चा देखिए सब्जी में भी लाया जा रहा है, मिर्चा, लौंग, ऐसे बहुत से हैं। अब एक एक चीज और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पर जो हल्दी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या है कि एक पौधा कई समूहों में भी हो सकता है, यानी एक पौधा कई समूहों का सदस्य हो सकता है, जैसे हल्दी। विश्वास दिलाते हैं भाई, इसको पूरा पढ़ लेने के बाद में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा जो अलग से आ रहा है। चलिए, विस्तार से हम लोग इसी वजह से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब व्यवहारिक वर्गीकरण देख लिए, व्यवहारिक वर्गीकरण देख लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं और दूसरा वर्गीकरण हम लोग देखते हैं, कृत्रिम वर्गीकरण। क्या देखते हैं, कृत्रिम वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण मतलब क्या है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक है। उसके बाद एक या दो, इसमें क्या होता है इसको समझ लिया, एक या दो या उसके और भी अधिक लक्षण, मतलब कुछ ही लक्षणों का जो है आकारिकीय अध्ययन किया जाता है। और ये जो लिनियस महोदय ने किया था वर्गीकरण, वो इसी कृत्रिम वर्गीकरण पर ही आधारित है, ठीक है। और आगे क्या क्या हुआ पढ़ते हैं, चलिए। एक या दो अथवा कुछ आकारिकीय लक्षणों पर आधारित है, लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण, आधारित वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद लीनियस महोदय द्वारा, लीनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण इसी पर आधारित है, इसी पर आधारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीनियस की पुस्तक जो है जेनेरा प्लांटेरम, लीनियस की पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में पुंकेसर के आधार पर, में पुंकेसर के आधार पर 24 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है सबको, वर्गीकृत किया गया है, आर्टिफिशियल में किया गया है, ठीक है। अब अगर देखते हैं तो
इसी वजह से कृत्रिम वर्गीकरण को या इनके लीनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण को क्या कहते हैं, लैंगिक वर्गीकरण भी कहते हैं। इसलिए इसके रद्द से लिख देते हैं, इसलिए उनके वर्गीकरण को लैंगिक वर्गीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कुछ क्या खास है इसके बारे में। तो आपने नाम सुना होगा फेनोलोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स, यानी क्रिप्टो गेम। लिनियस ने क्या काम किया है कि 23 वर्ग में बांटा है फेनोलोगेम्स को, और क्रिप्टो गेम्स में सवाल, कवक, मास, ब्रायोफाइट और फल टेरिडोफाइट को बांट दिया। मतलब इनको छोड़ के जो बाकी चीज बच रहे हैं वो किसमें है, फेनोलोगेम्स में है। ऐसे हम लोग पढ़ देते हैं कि लिनियस ने फेनोलोगेम्स को 23 वर्गों में बांटा है। ठीक है, अब दूसरा लिनियस ने, जो बाकी बच गए, लिनियस ने क्रिप्टोगेमिया में सवाल, कवक, मास यानी टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, मास, ब्रायोफाइट्स, फर्न, टेरिडोफाइट्स को रखा है हुआ, फर्न, टेरिडोफाइट्स को रखा है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब अगर हम देखें तो कृत्रिम वर्गीकरण में जननिक व कायिक दोनों अक्षरों को समान महत्व दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है। कृत्रिम वर्गीकरण में जननिक यानी जनन करने वाले, जननिक व कायिक दोनों लक्षणों को समान महत्व दिया गया है, समान महत्व दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात पूरा हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहेंगे तो मैं यही स्कैन करवा के भिजवा दूंगा, और नंबर मिल गया हमको, नंबर हम लिखवा दे रहे हैं आपको, 96 28 93 48 43, 96 28 93 48 43, 96 28 93 48 43। आपको करना क्या है, करना है किसी पर व्हाट्सएप कर देंगे और इतिहास विद्यापीठ के नाम से, और आप लिखिएगा कि हमको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और टाइम बचा है, लास्ट हम लोग प्राकृतिक को कर लें, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। मेरी भी आवाज़ थोड़ा स्लो हो गई होगी। ठीक है, चलिए प्राकृतिक करें क्या, सिलेबस ज़्यादा है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी उसके किसी भी चीज के, पौधों के स्तंभ, मूल, पत्तियां, पुष्प आदि जितने भी आकार की है उन पर आधारित है। और प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों का पूरे प्रकृति से संबंध पर आधारित है। कैसे उनका जो है बाह्य गुण है, और बाह्य गुण के साथ साथ उनके भीतरी गुणों पर भी चर्चा हुई है।
ठीक है। और शारीरिकी, आकारिकी, भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन, इन सब पर आधारित है। और यहाँ पर क्या है, पुष्पीय लक्षणों को कायिक लक्षणों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व यहाँ पर भी दिया गया है। प्राकृतिक वर्गीकरण सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्तंभ, मूल, पत्तियां, पुष्प आदि समस्त आकारिकी पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, तो प्राकृतिक वर्गीकरण हम लोग ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेंगे जो अभी हम लोग समझे हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंधों पर आधारित है तथा इस वर्गीकरण में जीवों के प्राकृतिक संबंध संबंध पानी पी लो। चलिए बताइए। प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों, जैसे भीतरी गुणों जैसे परारचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान तथा भ्रूण विज्ञान हाँ, पादप रसायन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तथा रसायन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, किया जाता। अब और क्या है, पुष्पीय पुष्पीय लक्षणों को कायिक लक्षणों की अपेक्षा लक्षणों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। महत्व दिया जाता है। ठीक है, अतः प्राकृतिक वर्गीकरण का सबसे अच्छा जो है, अतः प्राकृतिक वर्गीकरण को
सबसे अच्छा वर्गीकरण माना जाता है। ठीक, यहाँ तक बात कन्फर्म, आगे बढ़े। तो प्राकृतिक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा था, कहाँ गया ये, आपने देखा था प्राकृतिक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, प्राकृतिक अजात वृत्तीय। प्राकृतिक अजात वृत्तीय, ठीक है। क्या होगा? नेचुरल नॉन फेलोजेनेटिक। फेलोजेनेटिक मतलब बगैर फेलोजेनी को ध्यान में रखे केवल आकार के आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाता है। बगैर ध्यान में रखे केवल आकारीय आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, या आकार की ध्यान पर ध्यान दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक जाति वृत्तीय वर्गीकरण दूसरा, ये मान लो इसका प्राकृतिक जाति वृत्तीय वर्गीकरण, जाति वृत्तीय यदि कहा है मॉर्फोलॉजी के साथ साथ, मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हेलोजेनी को भी ध्यान में रखा जाता है। वो भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक, उसके बाद जिससे होता क्या है, तो विभिन्न जीवों के विकासीय विभिन्न जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित होता है, संबंध पर आधारित होता है, जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि एक टेक्सा के जीवों के पूर्वज एक ही हैं, कि एक टेक्सा के जीवों के पूर्वज एक ही हैं। ठीक, जैसे आइए बात, जात वृत्तीय जात वृत्तीय हाँ ठीक है। चलिए, सजीव के विकास का इतिहास ऐसा भी कह सकते हैं, या जात वृत्तीयता लिख दी इसको, जात वृत्तीयता।
तीयता। अब ज्यादा सही, जाति वृत्तीयता मतलब सजीवों के विकास का इतिहास। मतलब ये कि प्रिमिटिव टू एडवांस, प्रिमिटिव टू एडवांस, एडवांस्ड। ठीक है। जैसे क्या है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा से क्या हुआ, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उससे क्या हुआ, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। और जिम्नोस्पर्म से क्या है, जियोस्पर्म, जो कि क्या है, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट है। मोस्ट एडवांस्ड प्लांट है। ठीक है। अब थोड़ा सा जात वीरता के बारे में वन लाइन में देख लेते हैं। तो जात वीरता, जात वृत्तीयता यानी फेलोजेनी, शब्द लैमार्क ने दिया, शब्द लैमार्क ने दिया है। दूसरा बात क्या है, जात वृत्तीयता फेलोजेनी का विस्तृत वर्णन किसने किया, का विस्तृत वर्णन चार्ल्स डार्विन ने किया। किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने किया। ठीक है। और चार्ल्स डार्विन जो है अपना एक पुस्तक था, आगे आगे। इसका जो विस्तृत वर्णन है चार्ल्स डार्विन ने अपने पुस्तक, चार्ल्स डार्विन अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑफ स्पीसीज में किया। तो आप जान गए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है। ठीक है। और जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, इसने क्या किया, जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं, पुस्तक टेक्सोनॉमिस्ट के ओपिनियन को बहुत प्रभावित किया, प्रभावित किया। ठीक है। चलिए, फेलोजेनिक, जो फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसको क्लाडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। एक लाइन और लिख लेंगे, फेलोजेनिक क्लासिफिकेशन को क्लाडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है।
अब आगे हम लोग थोड़ा सा एक और बच रहा है, उसको पढ़ लेंगे। संख्यात्मक वर्गीकरण बस खत्म। संख्यात्मक वर्गीकरण क्या क्या है इसमें, इसको ऑनलाइन में ही लिख लेते हैं। समानता असमानता की संख्या पर आधारित है। समानता व असमानता की संख्या पर आधारित है। सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। वर्गीकरण अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। गुणों पर आधारित है। अभी हम लोग अभी समझ लेते हैं। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर या कोड दिया जाता है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर या कोड दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस किया जाता है। जिन सजीवों में अधिक समानताएं हैं, उन्हें एक ही समूह में रखा जाता है। अधिक समानताएं उन्हें एक ही समूह में रखा जाता है। रखा जाता है। उसके बाद क्या है, इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया जाता है। दिया जाता है। और उसी समय सैकड़ों गुणों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। और उस समय उसके सैकड़ों गुणों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। उसके सैकड़ों गुणों को भी ध्यान में रखा जा सकता है। किसी एक लक्षण को ज्यादा महत्व न देकर सभी लक्षणों को समान महत्व दिया जाता है। किसी एक लक्षण को अधिक महत्व न देकर सबको समान महत्व दिया जाता है। ठीक है।
हम लोगों ने आज का सेशन खत्म किया और आपने देखा ये संख्यात्मक वर्गीकरण है। इसमें क्या है कि किसी एक, मान लीजिए एक कोई एक नया पेन है, एक जीव मिल रहा है, उसको एक गुण के आधार पर, कि जैसे इसका पत्ता हरा है, इसमें ये पाया जाता है वो पाया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, नंबर के आधार पर प्रोसेस किया जाता है जिससे उसके ज़्यादा लक्षण मिलते हैं, तो सब वो कम मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में मुझे लग रहा है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि और भी अन्य टॉपिक पर ऐसी वीडियोज आएँ और कंटिन्यूटी बनी रहे, तो हमको तुरंत कमेंट करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको हमको दिए गए नंबर पर मैसेज करना होगा, और मैसेज करेंगे तो मैं आपको अति शीघ्र नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ये नंबर है, आप नंबर नोट करें। जितना जल्दी आप मैसेज करेंगे, जितना जल्दी आप हमको कमेंट करेंगे कि हाँ आपको दूसरा चाहिए, दूसरा वीडियो और चाहिए ऐसे टॉपिक पर, तो सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा और शीघ्र कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।